Hello everybody, welcome to Mind IS. We are presenting before you the current affairs of 21st December 2023. Now this is very important for UPSC as well as the changing pattern of BPSC exam. So let's take a look at the important current affairs of the day along with the important concept associated with it. So the first topic of the day talks about the conservation of marine species. Recently in news, the Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change has informed Lok Sabha about the steps taken by the government for the conservation of marine species. मतलब वो species जो water में रहते हैं. क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है देख लेते हैं. पहला है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट IDWH. नाउ IDWH क्या है याद रखेंगे, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो फंड ट्रांसफ़र करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को एज वेल एज यूनियन टेरिटरी को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. कहाँ कहाँ, एक तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, और दूसरा जो आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे कि नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज. तो याद रखेंगे IDWH इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम in under which funds are transferred by the central government to state or union territories for the protection of environment in protected areas as well as non protected areas. अगला स्टेप्स क्या लिया सरकार ने, अगला स्टेप्स है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व. यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि डुगोंग क्या है, ये एक मरीन मैमल है. कहाँ पाया जाता है, ये इंडियन ओशन में पाया जाता है, खासकर किस रीजन में, पाक बे. पाक बे आप देख सकते हैं कि ये जो सदर्न इंडिया, तमिलनाडु और जो श्रीलंका का जो बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर, वहाँ पे पाक बे एग्जिस्ट करता है. तो दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन सेटअप. और क्यों, इनको बचाने के लिए. क्यों, क्योंकि इनका जो IUCN स्टेटस है वो अभी क्या है, वल्नरेबल है. वल्नरेबल, क्लियर. और दुगोंग को बचाने के लिए फंड कहाँ से आएगा, कैंपा से आएगा. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कैंपा याद रखेंगे क्या है इसका फुल फॉर्म, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. क्लियर. कैंपा याद रखेंगे ये अपना अथॉरिटी कहाँ से लेता है, ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016. याद रखेंगे ये अपना अथॉरिटी स्टैट्यूटरी लॉ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 से लेता है. और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि अंडर विच जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड ट्रांसफर करेगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. इसमें 90% ऑफ द फंड जाएगा यूनियन टेरिटरी को एज वेल एज स्टेट को, और बाकी 10% फंड यूज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन. तो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है. कब किया था, 2021 में लॉन्च किया था. कि हमें ये, इसके पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो कौन है, वो हमारा गैंगटिक डॉल्फिन है. गैंगटिक डॉल्फिन. और डॉल्फिन का जो जो IUCN कैटेगरी वो क्या है, वो है इंडेंजर्ड. तो याद रखेंगे इंडेंजर्ड. बिहार गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं डॉल्फिन को कंजर्वेशन करने के लिए. जैसे पता है कि भागलपुर में एक डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश किया जा रहा है जो एशिया में फर्स्ट होगा. उसी तरह एक नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है, ये कहाँ, एट पटना. क्लियर. अदर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट, 130 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को डेजिग्नेट किया गया है. और क्या किया गया है, एक नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान बनाया गया है. हमें पता है इसके अंतर्गत ऑलिव रिडली टर्टल्स को बचाया जा रहा है. और ऑलिव रिडली टर्टल्स अपना जो अंडा है वो कहाँ देने आते हैं, मास नेस्टिंग ग्राउंड है उनका एट गहिर माठा बीच, जो कि कहाँ लाई करता है, उड़ीसा में. क्लियर. उसी तरह से कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 है, ये अपना अथॉरिटी कहाँ से लेता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. और इसमें क्या किया गया है, प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम जैसे कि सी ग्रास, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स एटसेट्रा. अगला देख लेते हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट मरीन एनवायरनमेंट.
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये स्टैब्लिश किया गया था बाय इंडिया आफ्टर इट्स साइंड सीबीडी। सीबीडी क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। और ये कब साइन किया गया था? 1992 में। कहाँ साइन किया गया? अर्थ समिट में साइन किया गया था एट रियो डी जेनरियो, ब्राज़ील। क्लियर? रियो डियो जेनरियो। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर में क्या आता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल लेवल पे जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसी तरह स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। उसी तरह से गवर्नमेंट ने मरीन मेगाफोना स्ट्रैंडिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी निकाला है 2021। फंड कौन प्रोवाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसी तरह सरकार ने सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी CMLRE भी निकाला है, जो किसके अंडर में लाई करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। क्लियर? और भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं? उन्होंने कुछ जो थ्रेटेंड मरीन एनिमल्स हैं उसको शेड्यूल्ड एनिमल्स और अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में डाल दिया है। जैसे कि जो डॉल्फिन है उनको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ऐड किया है। याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक लीगल फ्रेमवर्क है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ, जो क्या करने के लिए है? ये फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए है। तो थोड़ा जान लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। जो अर्लियर WPA 1972, इसमें 6 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल 1 एंड 2 क्या करते थे? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे एनिमल्स को। शेड्यूल 1 के कुछ एनिमल्स जान लेंगे, जैसे कि टाइगर थे, जैसे कि स्नो लेपर्ड, जैसे कि डॉल्फिन। उसी तरह शेड्यूल 2 के एनिमल्स में क्या थे? कोबरा था, मकाऊ था, एटसेट्रा। क्लियर? शेड्यूल 3 एंड 4 ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे एनिमल्स को, लेकिन इसमें जो ऑफेंस कमिट करने पर जो पेनल्टीज थी वो कम लगती थी। शेड्यूल 5 क्या था? शेड्यूल 5 में आप हंट कर सकते हैं एनिमल्स को जिसको वर्मिन घोषित कर दिया जाता था। वर्मिन का मतलब होता है जो इंसान के लिए या पेड़ पौधे या क्रॉप्स के लिए डेंजरस हो, तो उसको आप हंट कर सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डेजिग्नेट करती है। तो वर्मिन जैसे क्रो हो गए, रैट्स हो गए, एटसेट्रा, दे आर कंसिडर्ड एज वर्मिन अंडर शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 में क्या आता था? एंडेमिक प्लांट्स आता था, जिसका कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है, आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं शेड्यूल 6 प्लांट्स का। रेड वैंडा, ब्लू वैंडा, पीचर प्लांट, एटसेट्रा। ना 2022 में अमेंडमेंट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। अब इसमें कितने शेड्यूल्स होंगे? 6 से रिड्यूस करके 4 कर दिया गया है। शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन, शेड्यूल 2 में लोअर प्रोटेक्शन, शेड्यूल 3 में प्लांट्स को रखा गया, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, और शेड्यूल 4 में उन एनिमल्स को, स्पीसीज को जो साइट्स के अंडर में है। साइट्स क्या है? इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। याद रखेंगे ये अंडर IUCN आता है। तो इसका पर्पस है कि प्रोहिबिट करना या रोक लगाना किसमें? ट्रैफिकिंग या ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विथ इट्स 4 शेड्यूल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द successful test firing of Summer Air Defense Missile System by Indian Air Force। तो समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसका जो रेंज है 10 से 12 किलोमीटर है, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड। तो इसी तरह से जान लेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम हैं, क्या क्या हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। पहला है एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम।
एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, जैसे नाम से लग रहा है, इट इज फायर्ड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट टू डिस्ट्रॉय आइदर एन एयरक्राफ्ट और कोई और एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट, जो हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल सिस्टम है। एग्जाम्पल देख लेंगे, माइका एंड अस्त्रा। उसी तरह अगला है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है और एयरक्राफ्ट्स और अदर एयरबॉर्न मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसमें त्रिशूल आ जाएगा, आकाश आ जाएगा, बराक आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिसाइल सिस्टम लाइक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, जो कि ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है टू स्ट्राइक जो ग्राउंड टारगेट्स हैं या सी टारगेट्स हैं। जैसे अग्नि इसका पार्ट आ जाएगा, पृथ्वी भी इसका पार्ट आ जाएगा। अग्नि में याद रखेंगे, अग्नि 5 का जो रेंज है वो 5000 से 8000 किलोमीटर है और इसको इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल कहते हैं, ICBM। उसी तरह पृथ्वी भी इसका पार्ट है और इसका मैक्सिमम रेंज जो पृथ्वी 2 का है 350 किलोमीटर। धनुष ऑल्सो पार्ट ऑफ इट एज वेल एज शौर्य एंड प्रहार। क्लियर। नेक्स्ट मिसाइल सिस्टम इज क्रूज मिसाइल्स। ये हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं, ये गाइडेड मिसाइल सिस्टम होते हैं। इनका एग्जांपल देख लेंगे, ब्रह्मोस एज वेल एज निर्भय मिसाइल सिस्टम। तो दीज वर द एग्जांपल ऑफ सम मिसाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। Moving on to the next topic. Next topic talks about the signing of $250 million loan between Government of India and Asian Development Bank for the development of industrial corridor in India. इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जान लेते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों डेवलप किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने का पर्पस है टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और इंडिया में बाकी कंट्रीज़ की तुलना में या उन्हीं के जैसा फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ को स्टैब्लिश करना। कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? इट हैज़ बीन अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है स्कीम, वो है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी क्या है? इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, निकडिक्ट आप इसको कह सकते हैं। याद रखेंगे ये किसके अंडर में आता है? ये डिपिट के अंडर में आता है, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये किसके अंडर, कौन सा मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर। तो निकडिक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये डिपिट के अंडर में आता है। इस्टेब्लिश 2007 में हुआ था, जब पहली बार दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने का प्लान किया गया था। इसको रिब्रांड करके निकडिक्ट कर दिया गया इन द ईयर 2016। ये सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है? मॉनिटर एज वेल एज कोऑर्डिनेट। सारे प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल और सैंक्शनिंग का पावर किसके पास है? निकडिक्ट के पास है। और याद रखेंगे ये अंडर ए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंदर में है। इससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि ये भारत सरकार ने इस तरह का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया है इंडिया में। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा लॉजिस्टिक जो नीड है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो ये रिपोर्ट कौन निकालती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है। क्या करने के लिए? टू चेक द लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। और इससे यही भी जुड़ा रखेंगे कि जो लीड्स रिपोर्ट है ये बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है, जिसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो याद रखेंगे अभी करंटली लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया रैंक्स 38th। क्लियर। Moving on to the next topic. Next topic talks about list of 11 industrial corridors जो डेवलप किया जा रहा है। आप देख लेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टू डेवलप द लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। Moving on to the next topic. Next topic talks about the declaration of state of emergency in Iceland after a series of 800 earthquakes struck the Reykjanes Peninsula.
तो याद रखेंगे ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो आइसलैंड है वो किस पर लाई करता है, वो मिड अटलांटिक रीच पे लाई करता है। आप इस पिक्चर से देख सकते हैं ये आइसलैंड है और इट लाइज ऑन मिड अटलांटिक रीच। व्हाट इज MAR, मिड अटलांटिक रीच के बारे में जान लेते हैं। तो टेक्निकली आप इसको कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये, बट नॉट अबव द अर्थ सरफेस बट अंडर द अर्थ सरफेस, मतलब कि अंडर द लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक ओशन। क्लियर? तो याद रखेंगे आइसलैंड लाइज ऑन मिड अटलांटिक रिज, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और आपको पता है कि जो रिज है इट इज़ फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये किसको सेपरेट करता है, ये एक तरफ से यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट को सेपरेट करता है, और जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक और वायलेंट और वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, मिड अटलांटिक रिज क्या है, एक डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है जिसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स है एक दूसरे के साथ अलग होते रहते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से न्यू ओशनिक क्रस्ट का डेवलपमेंट होता है। इसके साथ मैग्मा का भी फ्लो हो सकता है और सिस्मिक एक्टिविटी भी हो सकता है। तो याद रखेंगे आइसलैंड में 33 एक्टिव वोल्केनो है। इसी तरह से आपको पता है कि हमने पढ़ा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये भी क्या है, ये एक पैसिफिक ओशन के अलोंग एक सिस्मिक और वोल्केनिक जोन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द शक्ति सदन स्कीम। तो याद रखेंगे ये विमेन सेंट्रिक गवर्नमेंट स्कीम है। तो जान लेते हैं शक्ति सदन स्कीम के बारे में। ये स्कीम दो अर्लियर पुराने स्कीम्स को मर्ज करके बनाया गया है, स्वधार गृह एंड उज्ज्वला होम्स। क्लियर? इसका पर्पस है टू रिहैबिलिटेट वुमेन ट्रैफिक सर्वाइवर, जो वुमेन हु हैव फेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ट्रैफिकिंग, उनको क्या करना, उनको रिहैबिलिटेट करना। क्लियर? कौन मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रही है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और याद रखेंगे शक्ति सदन ये कौन से मिशन के अंडर में है, जो वुमेन सेंट्रिक मिशन जिसका नाम है मिशन शक्ति। तो यहाँ में ये बात याद रखना है कि शक्ति सदन को रीनेम्ड कर दिया गया है बाय मर्जिंग स्वधार गृह एंड उज्ज्वला। क्लियर? इसका बेनिफिट क्या है, इट बेनिफिट है कि इट विल एक्ट एज वन स्टॉप सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन होम फॉर वुमेन। इसमें वुमेन को क्या दिया जाएगा, इसमें उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, बैंक अकाउंट भी खोला जाएगा और अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ इन शक्ति सदन होम्स में उन्हें शेल्टर, फूड और क्लोथिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इट्स टॉक्स अबाउट द रेडिंग ऑफ सी इन पुडुचेरी ड्यू टू रेड टाइड फेनामेना। तो ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है कि देखा गया है कि पौंडीचेरी के पास या पुडुचेरी के पास जो समुद्र है वो रेड टर्न कर गया है, इसको कहते हैं रेड टाइड फेनामेना। तो जान लेते हैं क्यों होता है रेड टाइड फेनामेना। इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मफुल एल्गल ब्लूम। जब एल्गी की मात्रा वाटर बॉडीज में बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं एल्गल ब्लूम या फिर एल्गे प्रोलिफरेशन। बढ़ोतरी किसका, एल्गे का। और इसका कारण क्या है, हमें पता है कि जैसे हम क्रॉप्स में क्या डालते हैं, हम डालते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। बारिश के टाइम क्या होता है, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं दे वॉशेस अवे एंड एंटर इनटू द वाटर बॉडीज, ये वाटर बॉडीज में आ जाते हैं, जिसके वजह से ये वाटर बॉडीज में क्या होता है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट।
न्यूट्रेंट एनरिचमेंट होता है जिसकी वजह से एल्गे का ग्रोथ होता है। तो इसका क्या डिसएडवांटेज है? इसका डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा एल्गे होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो उसमें फिशेज हैं और अदर एनिमल्स जो रहते हैं पानी में, दे स्टार्ट टू डाई। क्लियर रहेगा? और क्या, और कुछ कुछ एल्गे क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, बोथ ह्यूमंस के लिए एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो किस तरह के एल्गे से ये एल्गे ब्लूम होता है या रेड टाइड फिनोमेना? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको टॉक्सिक कहा जाता है। डिनोफ्लैगलेट्स, ये भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। एंड आप देख सकते हैं डायोटॉम्स, डायोटॉम्स जो हैं वो नॉन टॉक्सिक इन नेचर हैं। कंडीशंस याद रखेंगे, ज़्यादा एल्गे ब्लूम वार्म वाटर्स में होता है, तो खासकर इंडियन ओशन में होता है, पैसिफिक ओशन में होता है जहाँ पे अबेंडेंट लाइट भी रहता है। तो दिस वाज अ लिस्ट ऑफ डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम 21st December 2023. Please stay tuned to Mind IAS for more such update. Thank you.